इट्स एप्लीकेशंस पर। चलिए ये वाला करते हैं। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट 5th चैप्टर पे, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन पे। जो अब हमने पढ़ा हम उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे भाई कि बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहां होता है मैम। तो अगर आप देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बेटा थेराप्यूटिक्स, दैट इज आपकी ड्रग्स बनाने में, आपकी दवाइयां बनाने में, आपका प्रोसेस फूड बनाने में, ठीक है, इन सारी वेस्ट ट्रीटमेंट में, एनर्जी प्रोडक्शन में, हर जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप देखेंगे फूड प्रोडक्शन के अंदर आपके, आप देखो कितने टाइप की फार्मिंग्स होती हैं। आजकल आप मार्केट में जाओगे आपको एप्पल, हाइब्रिड एप्पल, हर चीज वहां पे मिलती है, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन भी भाई आई थी। ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फादर थे दैट वाज नॉर्मन ई बोरलॉग, और अगर आप इंडियन फादर की बात करेंगे दैट इज एम स्वामीनाथन, ठीक है। जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी उससे जो फूड प्रोडक्शन था इनटू 3 ट्रिपल हो गया था, पर फिर भी वो इनफ नहीं था जनता के लिए, ठीक है। फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाए गए, मतलब पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, ठीक है, उनको कीड़े ना खा सकें, बहुत सारा बायोटेक्नोलॉजी ने काफी कुछ एनहांस किया है। विटामिन ए इनरिच्ड राइस भी बनाए हैं, ठीक है। वहां अगर आप बात करेंगे टेलर मेड प्लांट्स भी बनाए गए हैं हमने। आप देखोगे आजकल मार्केट में जाओगे तो आपको हाइब्रिड टमाटर, ठीक है, ऑर्गेनिक अनियन, अलग अलग टाइप के वैरायटी ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलते हैं, ऑल इज देन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स की बात करें तो भाई सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बीटी कॉटन, दैट इज बैसिलस thuringiensis कॉटन। तो बेसिकली इसकी स्टोरी बहुत सिंपल सी, ध्यान से सुनेंगे। क्या हुआ, बहुत सारे फार्मर्स परेशान थे कि यार उनकी जो फसल थी कॉटन की वो खराब हो रही थी। तो भाई फार्मर्स परेशान हुए, वहां साइंटिस्ट गए, उन्होंने देखा कि अगर 100 पौधे हैं तो उसमें से 90 पौधे तो खराब हो रहे हैं क्योंकि उसको आके कॉटन बॉलवर्म खा जाता है, पर कुछ 10 ऐसे कॉटन के पौधे थे जिन्हें कुछ नहीं हो रहा था। तो साइंटिस्ट ने देखा इन पौधों में ऐसा क्या है, तो उन पौधों के ऊपर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट था जिसे कहते हैं बैसिलस thuringiensis, जिसकी वजह से वो पेस्ट अगर उसको खाता था तो वो मर जाता था, इस वजह से उन प्लांट्स को कुछ नहीं हो पा रहा था। तो इन्होंने उसी बैक्टीरिया का जो जीन होता है, उस जीन को हम कहते हैं क्राई जीन, उस क्राई जीन ऑफ बैसिलस thuringiensis को लेकर प्लांट के जीन के साथ इंटीग्रेट कर दिया, और बेटा जैसे ही कीड़ा खाने आता था उसके जो, अब आप बोलोगे मैम इस चीज से प्लांट नहीं मरता, नहीं, क्योंकि ये जो जीन था बेटा ये अल्कलाइन पीएच ऑफ द ऑर्गेनिज्म के गट में जाके एक्टिवेट होता था और उसके गट में जाके बहुत ज्यादा तबाही मचाता था, उसके एपिथेलियल सेल से बाइंड करता था, स्वेलिंग हो जाती थी उसके मिड गट में और उसके गट में छेद हो जाते थे, फट जाता था और वो मर जाता था। इसलिए बीटी कॉटन वाज वेरी सक्सेसफुल। यहां याद रखेंगे कौन सा जीन का इस्तेमाल हुआ है, क्राई जीन। अगर आप देखेंगे इसी तरह आप कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सा जीन डाल सकते हैं, तो भाई क्रॉप्स में क्राई 1AC और क्राई 2AB का इस्तेमाल होता है। कॉटन बॉल वर्म में क्राई 1AB, ठीक है। कॉटन बॉल वर्म में कौन सा यूज हो रहा है, दैट इज क्राई 1AC एंड क्राई 2AB का यूज हो रहा है। कॉटन कॉर्न बोरर को अगर आपको मारना है तो आपको बेटा क्राई 1AB जीन का यूज करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जाता है भाई कॉटन बॉलवर्म में आप कौन सा जीन डाल सकते हो, क्राई 1AC या क्राई 2AB, कॉर्न बोरर में क्राई 1AB डाल सकते हो। कौन कौन से इंसेक्ट्स को भाई बीटी टॉक्सिन से डर लगता है, लेप्टिडोटेरेंस जिसमें आपके टबैको बडवर्म, आर्मी वॉर्म, कॉटल बॉलवर्म आते हैं, देन आपके डिप्टेरेंस और बाकी ऑर्गेनिजम्स भी हैं, एनसीईआरटी में ही दे रखे हैं, वही लिखे हैं यहाँ पे। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स क्या होता है भाई, ऐसे ही हमने देखा था कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर, जैसे एक टबैको प्लांट था उसके अंदर एक रूट नॉट डिजीज हो जाती थी, टबैको की खेती भी बर्बाद होने लगी, सारे फार्मर परेशान होने लगे। तो साइंटिस्ट ने सोचा यार हम क्या करें ऐसा। तो क्या होता था बेटा, ये टबैको का जो प्लांट था इसको एक जो है नीमाटोड, जिसे मिलानोकॉग्निटा कहते हैं, मिलानोकॉग्निशा इनकॉग्निशा कहते हैं, उस ऑर्गेनिज्म नीमाटोड का नाम था, ये आता था और ये इस टबैको प्लांट को खाता था, तो इसमें रूट नॉट डिजीज हो रही थी। तो हमने सोचा कि ये इसको डिजीज कैसे कर रहा है, तो इसके पास एक आरएनए होता है बेटा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, जो कुछ प्रोटीन्स बनाता है, वो प्रोटीन्स की वजह से ये डिजीज होती है। तो साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना हम अगर आरएनए को चुप कर दें, आरएनए को साइलेंट कर दें, तो प्रोटीन नहीं बनेंगे, प्रोटीन नहीं बनेंगे तो ये अपने आप ही मर जाएगा और ये भी सेफ रहेगा। तो भाई आरएनए साइलेंसिंग होती कैसे है, अगर मैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना दूं तो उसकी साइलेंसिंग हो जाती है। तो इन्होंने क्या किया, पौधे के अंदर एक नीमाटोड स्पेसिफिक जीन, नीमाटोड स्पेसिफिक जीन डाला, उस जीन से इन्होंने बेटा एक कॉम्प्लेक्स बनाया जिसके अंदर आरएनए था, तो ताकि जब भी ये ऑर्गेनिज्म इसे खाने आएगा इसमें ये आरएनए घुसेगा, इस आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड बना देगा, आरएनए की साइलेंसिंग हो जाएगी, प्रोटीन नहीं बनेंगे, ऑर्गेनिज्म थोड़े टाइम बाद खुद ही मर जाएगा और टबैको का पौधा बच जाएगा। ठीक है। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स कैसे होते हैं, वायरस विद आरएनए जीनोम मैंने आपको बता दिया, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स ट्रांसपोसॉन्स, नीमाटोड स्पेसिफिक जीन, सेंस आरएनए, एंटी सेंस। बेसिकली जो मैंने आपको बताया वही है कि भाई एक स्ट्रैंड होता है सेंस स्ट्रैंड, एक होता है एंटी सेंस, दोनों स्ट्रैंड मिल जाते हैं तो डबल स्ट्रैंडेड हो जाती है कोई चीज और साइलेंसिंग हो जाती है। ठीक है। चलिए फिर आता है बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस इन मेडिसिन। भाई एडवांटेज क्या है रिकॉम्बिनेंट थेरेपी का, आप बोलते हो मैम हमने इतनी सारी दवाइयां बना ली बायोटेक्नोलॉजी से, उसका फायदा क्या है।
तो भाई अराउंड 30 रिकॉम्बिनेंट दवाइयां दुनिया में बन चुकी हैं, जिसमें से अराउंड 12 ही दवाइयां इंडिया में अभी तक आई हैं और भी आ जाएंगी। जेनेटिकली इंजीनियर्ड आप लोगों ने सुना होगा इंसुलिन बन चुका है, ठीक है। पर इंसुलिन कैसे बना, हमने नॉर्मल इंसुलिन बड़े बॉडी में कैसे बनता है मैं आपको बताती हूँ। हमारी बॉडी में क्या होता है, 3 चीजें होती हैं, ए चेन होती है, सी चेन होती है और बी चेन होती है, ठीक है, इंसुलिन की। और जैसे ही बेटा ये इंसुलिन मैच्योर होता है तो सिर्फ ए चेन और बी चेन ही रह जाती है, सी चेन रिमूव हो जाती है, ठीक है। पर भाई जब हमें आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाना है तो हम सी चेन को रिमूव कैसे करें, ठीक है, इनको कैसे करें। तो भाई एक कंपनी थी, उन्होंने बहुत सारी चीजों पे ट्राई किया, पिग्स पर पिग्स कैटल, इनका जो इंसुलिन था काफी एलर्जिक साबित हो रहा था हम लोगों के लिए। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बेटा एक इंसुलिन बनाया। कौन सी कंपनी थी, दैट वाज अ कंपनी इली लिली, दैट वाज एन अमेरिकन कंपनी। इन 1983 में इन्होंने बेटा रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन बनाया। इन्होंने 2 इकोलाई लिए, इकोलाई 1, इकोलाई 2। इसमें इन्होंने बनाई ए चेन, इसमें इन्होंने बनाई बी चेन, और फिर इन दोनों चेन को इन्होंने मर्ज कर दिया, ए चेन और बी चेन को डाइसल्फाइड बॉन्ड से मर्ज कर दिया और इंसुलिन बना लिया। और इस इंसुलिन को हम यूज करने लगे, ठीक है। इसको ह्यूम्युलिन का नाम दिया गया था, ठीक है। अब आप देखेंगे जीन थेरेपी। अब क्या था बेटा, एक लड़की, बहुत लोग होते हैं जैसे जिनको ऐसी बीमारियां होती हैं जो उनके जीन्स ही खराब होते हैं, तो उसको कैसे ठीक किया जाए। तो भाई अराउंड आप देखेंगे 1990 एक 4 साल की लड़की थी जिसको एक बीमारी थी जिसमें था एडीए एंजाइम डेफिशिएंसी, ठीक है, दैट इज एडिनोसाइन डी अमीनेज डेफिशिएंसी थी इस एंजाइम की। ये एंजाइम क्या करता है बेटा, आपके लिम्फोसाइट्स के ऊपर ये एंजाइम एडीए जीन जो होता है प्रेजेंट होता है और ये इसका प्रोलिफरेशन कराता है, मल्टीप्लिकेशन बढ़ोतरी करवाता है। पर अगर ये एंजाइम नहीं है तो टी लिम्फोसाइट्स बनेंगे ही नहीं ढंग से। तो भाई क्या किया जाए, तो साइंटिस्ट ने इस 4 साल की लड़की पर एक्सपेरिमेंट सोचे। इन्होंने सोचा यार या तो हम इसका एंजाइम ही बदल दें या इसकी बोन मैरो बदल दें, ठीक है। पर ये चीजें क्या है, बार बार कराते रहना पड़ेगा पीरियोडिकली, क्योंकि एंजाइम बदलोगे कितनी बार बदलोगे, बार बार इस लड़की को आना पड़ेगा हॉस्पिटल। बोन मैरो सिर्फ बचपन में बदली गई अगर, एम्ब्रियोनिक लाइफ में तभी यूजफुल है, वरना ये चीज भी बार बार करानी पड़ेगी। जीन थेरेपी में ये लोग ने क्या किया, उसके लिम्फोसाइट्स को बाहर निकाला, उन लिम्फोसाइट्स पर एक रेट्रोवायरस वेक्टर लगाकर एडीए जीन ट्रांसफर करा और फिर इन लिम्फोसाइट्स को लड़की में इंजेक्ट कर दिया। पर अफसोस की बात यहां क्या थी, इस थेरेपी को भी बार बार लेना पड़ेगा, क्योंकि बेटा लिम्फोसाइट्स माने डब्ल्यूबीसीज की भी एक एज होती है, थोड़े दिनों बाद ये भी मर जाते हैं, तो इनको भी बार बार लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर आते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। पीसीआर टेक्निक आपको पढ़ा दी है, दैट इज इसमें 3 चीजें आती हैं, डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। तीनों के टेम्परेचर, कौन सा एंजाइम या प्राइमर यूज हो रहा है याद रखना। इजी टेक्निक है, अर्ली डिटेक्शन होता है। एलाइजा इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्मेंट एसे। इस टेक्निक में एंटीजन और एंटीबॉडीज को टेस्ट किया जाता है। इसमें नॉट पॉसिबल, ठीक है, कन्वेंशनल मेथड है, ठीक है, मतलब अच्छा मेथड है, इसे एड्स वगैरह के लिए भी यूज किया जाता है। देन ऑटो रेडियोग्राफी एक टेक्निक होती है जिसमें एक रेडियो एक्टिव डीएनए का इस्तेमाल कर कर हम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से पता करते हैं कि कोई जीन म्यूटेटेड है कि नहीं है। मान लो भाई किसी नॉर्मल ह्यूमन में सीक्वेंस है ये, पर किसी में म्यूटेशन हो गई तो उसकी सीक्वेंस जो है चेंज हो गई यहां पर, तो मैं क्या करूंगी, एक रेडियो एक्टिव प्रोब लूंगी और इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाऊंगी। इसका तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन जाएगा पर इसका नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि वो म्यूटेटेड जीन है। इसको जब हम फिल्म के ऊपर देखते हैं तो हमें दिख जाता है जहां बना नहीं मच मीन्स वहां पे म्यूटेटेड है, ठीक है। चलिए मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में अपने ने सारी चीजें देख ली। उसके बाद हमने देखा देयर इज दिस ट्रांसजेनिक एनिमल्स। आप देखोगे अगर आपने अपने मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, हर कोई साइंटिस्ट कहीं ना कहीं किसी चीज या ऑर्गेनिज्म पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ग्रिफिथ को ही देख लो, चूहे पर कर रहा था। तो भाई 90% या मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स जिन पर एक्सपेरिमेंट होते हैं आर माउस। माउस बेटा 95% ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माउस। उसके अलावा शीप, कैटल, रैबिट, पिग्स, फिश, इन पर भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल पे बेटा हम कोई डिजीज की स्टडी करनी है, कोई दवाई की स्टडी करनी है, कोई बीमारी की स्टडी करनी है, उनके लिए यूज करते हैं। हमें इससे क्या फायदा हुआ है बेटा, हमने 2 बहुत ही बेहतरीन चीजें, एक अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ऑब्टेन किया है जिससे एम्फाइसीमा एक लंग्स की बीमारी होती है जो ठीक हो जाती है। ये बेटा हमने ऑब्टेन किया था, ट्रेसी एक शीप थी उसमें से हमने ये ऑब्टेन किया था। फिर बेटा रोजी एक काउ थी, रोजी, जो 2.4 ग्राम प्रोटीन्स देती थी पर लीटर ऑफ इसके जो था, इसका क्या कहते हैं, दूध था उसमें। तो हमने इसके दूध में से अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन को एक्सट्रैक्ट किया, जो कि बेटा बच्चों को खिलाया जाता है, छोटे बच्चों को सेरेलैक वगैरह आता है, उनमें इसको डाला जाता है ताकि जो बच्चा है वो अच्छे से नरिश हो सके, अच्छे अमाउंट में उसको प्रोटीन मिल सके, चीजें मिल सके। अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन रोजी काउ से ऑब्टेन हुआ था। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ट्रेसी द शीप से ऑब्टेन हुआ था।
ठीक है, वैक्सीन वगैरह की सेफ्टी, केमिकल टेस्टिंग, इन सब चीजों के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इस्तेमाल किया जाता है। एथिकल इश्यूज, अब भाई क्या होता है, बहुत लोगों को, आप सोचो कोई भी दवाई दुनिया में आ रही है तो उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए, क्वालिटी चेक होना चाहिए, ह्यूमंस के लिए सही है कि नहीं है चेक होना चाहिए। तो ये सारी चीजों को कौन अप्रूव करता है? दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। अगर जैसे कोरोना आया था उस टाइम पे वैक्सीन आई थी, तो उनकी टेस्टिंग के बाद दुनिया में ये लोगों को लगेगी कि नहीं लगेगी, उसका अप्रूवल यही कमेटी देती है कि कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा कि नहीं बिकेगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे देयर आर टू थिंग्स जिसे हम कहते हैं बायो पायरेसी। सबसे पहली पायरेसी होती है कॉपी करना। जैसे मान लो कोई मूवी पिक्चर हॉल में रिलीज नहीं हुई है, उससे पहले टेलीग्राम पर आ गई, तो पायरेसी, पायरेटेड है वो। विच मीन्स ऐसा ही बेटा कुछ कंट्रीज करती हैं। जैसे आपको पता है बासमती राइस की 2 लाख वेराइटी इंडिया में उगती है। देयर आर टोटल 2 लाख वेराइटीज ऑफ राइस इन इंडिया, जिसमें से 27 आर दी बासमती राइसेस। तो इंडिया इज अ हब फॉर दैट। पर यूएस ने क्या किया था, हमारे बासमती राइस को सेमी डॉर्फ वेराइटी ऑफ राइस से मिलाकर एक नया बासमती राइस बना लिया और उस पर अपनी पेटेंसी ले ली। ठीक है, उसी तरह टर्मरिक और नीम पर भी लोग ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद से इंडियन पार्लियामेंट ने क्या करा है, एक इंडियन पेटेंट बिल पास किया है कि भाई कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, हर चीज बेटा यहां पर टेस्ट होगी, उसी के बाद उसको पेटेंसी मिलेगी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। अब आता है बेटा आपका आखिरी या फिर आपका छठा चैप्टर ऑफ ज़ूलॉजी, जिसे आप कहते हैं एवोल्यूशन, या आपके